सभ्यता कौन सी है? कौन सी है? जोर से बोलोगे तो जोश बना रहेगा, कुछ याद हो जाएगा। आहर सभ्यता के अवशेष आपको कहां से मिले? कहां से मिले? किस नदी के तट से? मूल नदी कौन सी है? आयरन ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते हो? और बेडस भी ऑप्शन में नहीं होता तो क्या करते हो? मूल नदी कौन सी हमारी? आयरन नदी का उद्गम कहां से कराओगे? हमारे क्षेत्र की हाँ जी गोगुंदा की पहाड़ी। कहां से कराओगे? गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? कहाँ है? यहाँ से निकलते ये नदी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आयड़। आयड़ नदी जाकर गिरती है उदय सागर झील। कहाँ गिरती है? और जैसे ही उदय सागर झील से निकलेगी तो ये क्या कहलाएगी? बेडज। और बेडज नदी रहेगी बीबोद गांव में। इस स्थान पर बीबोद गांव है और यहाँ जाकर एक बड़ी नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? आप आयड़ कह लो, आप बेडज कह लो, या आप तट कौन सा? मैंने पहले कहा तट कौन सा है? इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कब और किस व्यक्ति ने किया? पहली बार उल्लेख कब हुआ इसका? 1973। किस व्यक्ति ने किया तो उसका नाम बताते हम अक्षय कीर्ति। लेकिन ये पूछे कि आहर सभ्यता की खोज कब हुई है तो खोज कब बताओगे? 1954। किस व्यक्ति ने की है तो उसका नाम क्या बताओगे? रतन चंद्र अग्रवाल। यहाँ हाजी आशिक अग्रवाल। यहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ है तो पुरातात्विक सर्वेक्षण हुआ है 1961 में। किस व्यक्ति ने किया है? हसमुख दयाल संकलिया। HD संकलिया। या खुदाई कब से कब के मध्य और किसने करवाई है तो खुदाई कराएंगे 1961 से लेकर 67। दो लोगों से करा लेना। आपका रतन चंद्र अग्रवाल, एक तो RC अग्रवाल और दूसरा कौन आएगा? अक्षय कीर्ति व्यास। ये एक क्लियर ना? हम किस सभ्यता को पढ़ रहे हैं? कहां से मिली है? किस नदी से? नदी का मूल नाम क्या है? आयरन ऑप्शन में नहीं है तो, और बेडस नहीं है तो बनास। निकलेगी कहां से? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। निकलते क्या कहलाएगी? आयरन जाकर गिरेगी, नाम क्या हो जाएगा? बेडस जाएगी बीबोद गांव गिरवाड़ा में, नाम क्या हो जाएगा? तट कौन सा है? इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कब हुआ? किसने किया? खोज कब हुई? किसने की थी? खोज कब हुई है? किसने किए? पुरातात्विक सर्वेक्षण कब हुआ? किसने कराया? खुदाई कब हुई? किसने कराई? क्लियर? आगे बढ़े। आहर सभ्यता के, चलो ध्यान दो, बोर्ड में देखो भाई, बाद में लिखेंगे। आहर सभ्यता के पढ़ेंगे हम उपनाम। सबसे पहला कोई उपनाम पढ़ते हैं तो वो नाम पढ़ते हैं आघाटपुर। क्या पढ़ते हैं? आघाटपुर जो नाम है ये आहर का प्राचीन नाम है। पूछे कि आहर को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जानते थे? ये आघाटपुर नगर कब और किसने बसाया तो 10वीं शताब्दी ईस्वी में। किस समय? गाइड में लिखा है 12वीं शताब्दी। ठीक कर देना, मैं एग्जैक्ट में बता देता हूँ। अब शताब्दी कौन सी आप तय कर लो, 12वीं एक 14वीं है, मुझे 10वीं दिख रही है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में कुहिल वंश के राजा अल्लट द्वारा बसाया गया।
किसके द्वारा बसाया गया भाई? क्या कहलाता है? आघाट। दूसरा नाम कोई बताते हैं हम, तो दूसरा नाम बताते हैं धूलकोट। क्या नाम बताते हैं भाई? धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरे स्थानीय भाषा में मिट्टी को धूल और टीले को कोट। नाम क्या है? धूल। शाब्दिक अर्थ क्या है? मिट्टी का टीला। देखो पूछेगा कि आहड़ का स्थानीय नाम क्या है? आहड़ का कैसे, वो समझना पड़ेगा। इस टीले पर गांव बसा हुआ है, इस गांव को कहते हैं आप आघाट। क्या कहते हैं? इस टीले पर छतरियां बनी हुई हैं, जिन्हें कहते हो महासतियों की छतरियां। मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां क्या कहलाती है? मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां क्या कहलाती है? अभी बता दिया क्या कहते हैं? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व उसके उपरांत सभी महाराणाओं की छतरियां उदयपुर के आहड़ गांव में बनाई गई। वे अमर सिंह से पहले प्रताप थे, प्रताप की छतरी बांडोली में, प्रताप से पहले उदय सिंह थे, उदय सिंह की छतरी गोकुंदा में है, उससे पहले राणा सांगा थे, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ में। सबकी जारी है। अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा हुए सबकी छतरी कहाँ है? कहाँ है? आहड़ या आघाटपुर में। और उन छतरियों को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सवाल करूंगा, ये बताओ आमेर के राजाओं की छतरियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? कितनी दूर पहुंच गए? गैटोर की है, ये पकड़ लीजिए आसपास। आमेर के राजाओं की छतरियां कहलाती हैं गैटोर की छतरियां। जोधपुर के राजाओं की छतरियां कहलाती हैं मंडोर की छतरियां। और मेवाड़ महाराणाओं की छतरियां महासतियों की छतरियां। कहाँ है वो? ये रही। इस टीले पर गांव के बगल में और छतरियों के बगल में यहाँ सभ्यता। अब यह स्थानीय लोग, किसी ने पूछा कि सभ्यता कहाँ मिली है, तो किसमें मिली है? मिट्टी के टीले को क्या कहते हैं? हो गया ना। तीसरा नाम कोई बताते हैं तो बताते हैं महासतियों का। इधर से बिठाऊंगा मैं, बिठा दें? इधर देखें तो बताया कि आहड़ सभ्यता आयड़ बेडस बनास नदी के तट पर स्थित है। आयड़ नदी का उद्गम गोकुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है, निकलते ही उदय सागर झील में गिरेगी और फिर कहलाएगी बेडज, बेडज जाएगी बीकोट गांव, भीलवाड़ा में बनास में शामिल हो जाएगी। इसका पहली बार उल्लेख कब हुआ? 1953 में। किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने। खोज हुई 1954 में। रतन चंद्र अग्रवाल ने सर्वेक्षण कराया 61 में। दयाल सांकरिया ने। और खुदाई कराई किसने? किसने कराई? और अक्षय कीर्ति। देखो तीसरा नाम क्या है आपका? महासतियों का। ये रही छतरियां, ये आहड़ गांव, ये छतरियां और ये आपकी सभ्यता। तीन टीले क्रम से है ना। अब दूर दराज किसी ने पूछ लिया कि सब सभ्यता कहाँ मिली है, तो बोले इस वाले टीले पर। बगल में इसके क्या कहते हैं? मेवाड़ महाराणा अमर सिंह। वह उसके उपरांत सभी महाराणाओं की छतरियां उदयपुर के आहड़ गांव में, कौन से गांव में है? जिन्हें महासतियों की छतरियां कहते हैं। और सभ्यता को कहते हैं महासतियों का टीला। महासतियों की क्या कहते हैं? छतरियां। चौथा नाम बताएं तो चौथा नाम हम बताते हैं बनास संस्कृति। क्या नाम बताते हैं भाई? देखो बनास संस्कृति को समझे हम। बनास में उसकी सहायक नदी, बनास में उसकी
सहायक नदी के तट से प्राप्त दो पुरा स्थल, अकेला नहीं है, दो पुरा स्थल बनास संस्कृति कहलाते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से पुरा स्थल है बनास में? बताएंगे क्या? जी, एक आहड़ और एक पांचवा नाम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हम ताम्रवती नगरी। क्या पढ़ते हैं? या इसी को कहते हैं हम प्रथम ताम्रवती नगरी। क्या कहते हैं? प्रथम ताम्रवती नगरी। देखो तीन चार नाम एक जैसे हैं, इधर देखो, एक तो देगा ताम्रवती नगरी, एक देगा ताम्रकालीन सभ्यता, एक कहेगा ताम्र संचयी सभ्यता, एक देगा ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ये नाम आपके सामने एक जगह जाता है। जब ताम्रवती नगरी या प्रथम ताम्रवती नगरी पूछे तो उत्तर क्या दोगे आप? ताम्रकालीन सभ्यता पूछे तो उत्तर क्या दोगे आप? और जब ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी पूछे तो उत्तर क्या दोगे आप? पहली बार तांबा कहाँ से मिला है? पहली बार तांबा कहाँ से मिला? ताम्रवती नगरी, प्रथम ताम्रवती नगरी। ताम्र काल का प्रतिनिधित्व करने वाली सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा। और सर्वाधिक तांबा कहाँ से मिला? गणेशपुर से। तो गणेशपुर को हम ताम्र संचयी सभ्यता या फिर ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। छठा नाम आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मृतक टीलों की सभ्यता। क्या नाम पढ़ते हैं भाई? इधर ध्यान दो, बाद में लिखेंगे। आपसे पूछता है मृतकों का टीला किसे कहते हैं? क्या कहता है? आपसे पूछता है मृतक टीलों की सभ्यता किसे कहते हैं? और आपसे पूछता है कि मृतकों का नगर किसे कहते हैं? जब मृतकों का नगर पूछे तो उत्तर क्या दोगे? लोथल। मृतकों का टीला पूछे तो उत्तर क्या दोगे? बहुदुदलो। और मृतक टीलों की सभ्यता पूछे तो क्या दोगे? देखो एक बार समझो, मैंने पहला नाम क्या बताया है? आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आगारपुर नगर कब बसाया गया? किस वंश के राजाओं ने? किसने बसाया? अल्लग की दूसरी राजधानी क्या कहलाई थी? अल्लग की पहली राजधानी क्या थी? नागपुर। पहली क्या थी और दूसरी क्या कहलाई? आगारपुर। दूसरा नाम क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तीसरा नाम क्या है? ये महासतियों का टीला नाम पड़ा है महासतियों की छतरियां से। और महासतियों की छतरियां क्या है? तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व उसके उपरांत सभी महाराणाओं की छतरियां उदयपुर के आहड़ गांव में बनी और क्या कहलाई? महासतियों की। सबसे पहले छतरी किसकी बनी यहाँ? राणा अमर सिंह की। और अमर सिंह के बाद जितने भी महाराणा हुए, अभी महाराणा कौन है? जी लक्षराज सिंह। इससे पहले अरविंद सिंह थे। अरविंद सिंह की अंतिम स्त्री, अंतिम तो अरविंद सिंह की है। जिंदा है? नहीं। अरविंद सिंह जिंदा है? नहीं। यार अरविंद सिंह ने 1973 में काम करवाया था एक रिंगनाथ जी के मंदिर में। अब तो जिंदा ही है। मैंने तो एक रिंगनाथ जी का शैली पढ़ा था, फिर उसको लक्ष्मी को महाराणा कैसे कह दिया? अरविंद सिंह जिंदा है तो किसी भी महाराणा के जीते दूसरे का राज नहीं होता। युवराज घोषित किया होगा, महाराणा नहीं है ना। जिंदा है अरविंद सिंह, मुझे नहीं पता। मैं तो लेख पढ़ा था आपका अभी एक दिन गए तो उस लेख में लिखा था कि 1973 ईस्वी में महाराणा अरविंद सिंह द्वारा इस मंदिर में अंतिम बार निर्माण कार्य करवाया गया और वो जो शादी का सारा वर्क था वो महाराणा अरविंद सिंह की देन के तौर पर जाना जाता है। तो निकल गया होगा भाई, अब तक बैठा है मुझे पता है। हाँ नीचे आओ। बनास संस्कृति,
बनास व उसकी सहायक नदी के तट से प्राप्त दो पुरा स्थल क्या कहलाते हैं? बनास संस्कृति। कौन कौन से? और ताम्रवती नगरी किसको कहते हैं? आहड़ को। तो ताम्रकालीन सभ्यता किसको कहते हैं? ताम्र संचयी सभ्यता किसको कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? मृतकों का मृतक टीलों की सभ्यता किसको कहते हैं? आहड़ को। मृतकों का नगर किसको कहते हैं? और मृतकों का टीला किसे कहते हैं? क्लियर ना? लिखे, कहां तक लिखा है आपने? हरिंदा लिखा है, लिखो बोल रहा हूं। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह, मैं भी यहीं के सब बोलूंगा, आप लिख दोगे। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व उसके उपरांत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह व उसके उपरांत सभी महाराणाओं की छत्रियां उदयपुर के आहड़ गांव में, उदयपुर के आहड़ गांव में स्थित हैं, जिन्हें महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। महासतियों की छत्रियां कहा जाता है। चले आगे, लिखो बनास संस्कृति। बनास संस्कृति इसमें लिखें बनास व उसकी सहायक नदी, बनास व उसकी सहायक नदी के तट से प्राप्त आहड़ व गिलुंड नामक दो पुरा स्थलों को बनास संस्कृति कहते हैं। ताम्रवती नगरी या प्रथम ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी या प्रथम ताम्रवती नगरी, इसके आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो चारों नाम एक साथ तुलना कर लिख दो, चारों नाम तुलना कर लिख दो इसके साथ ही, ताकि हमारी समझ में आ जाए कि इसका मतलब क्या है। इसके साथ लिखो चारों तुलनात्मक ताम्रवती नगरी के साथ। नंबर 1 पे लिखो ताम्रवती नगरी बराबर आहड़, ताम्रकालीन सभ्यता बराबर कालीबंगा, ताम्रकालीन सभ्यता बराबर कालीबंगा, और ताम्र संचयी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता व ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहते हैं? गणेश्वर। अंतिम नाम क्या है? मृतक टीलों की सभ्यता। आप देख पा रहे भाई, मृतक टीलों की सभ्यता। अब तुलनात्मक वो तीनों नाम लिख दो। मृतकों का टीला बराबर मोहनजोदड़ो, मृतक टीलों की सभ्यता किसको कह रहे हो? आहड़ को। मृतकों का नगर किसको कह रहे हो? कब तो नहीं गए हैं, गए हैं, खत्म कर छोड़ो लोग को। आहड़ खत्म हो जाएगी तो छोड़ूंगा। अब ये खत्म आधे घंटे में होती है कि 20 मिनट में होती है कि 3 घंटे में होती है, ये तुम पर डिपेंड करता है भाई। 20 में तो छोड़ रहे हो, कल नया टॉपिक तो शुरू करेंगे। इसमें सेकंड ग्रेड की संख्या ज्यादा है, फिर अपन एक काम करेंगे, चारों सभ्यताएं पढ़ने के बाद ना वो छोटी मोटी सभ्यताएं एक बार इग्नोर कर देंगे अपन।
क्योंकि सेकंड ग्रेड तो है नहीं, और बाकी लोगों को पढ़ा नहीं है, बाकी लोगों के तो है ही सब कुछ, थर्ड ग्रेड वाले हैं, एलडीसी वाले हैं, बाकी तो है सब के। तो छोटी मोटी सब बताए इग्नोर कर देंगे, एक बार उनको अलग से पढ़ा देंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम आते पर तो उसको फोकस करेंगे। बाकी लोगों का छूट जाएगा तो ठीक है, तो मैं कवर करा दूंगा। इसको मिटा सकते हैं क्या? हेडिंग डालो, आहार से प्राप्त सामग्री क्या क्या प्राप्त हुआ है। आहार सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है समझिएगा, देखिएगा। प्राप्त सामग्री में सबसे पहले हम बताते हैं कि आहार से ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले। क्या मिला है? कालीबंगा से क्या मिला था? नगरीय बस्ती। और यहाँ से क्या मिली है? इस ग्रामीण बस्ती में कच्ची व सूर्य तपी ईंटों से बने एक मंजिल मकान मिले। कैसे मकान है? और इन मकानों की छत बनाने में घास फूस का प्रयोग किया गया है। यानी कि मकान कैसे हैं? अरे कैसे हैं भाई? कैसे हैं? अब देखना, यहाँ से हमेशा सवाल नेगेटिव आता है, कभी पॉजिटिव नहीं आता। पिछले 10 एग्जाम उठा के देख लो, आहार का सवाल आया है तो यह है निम्न में से कौन सा आहार से जुड़ा हुआ नहीं है, ये निम्न में से कौन सा असत्य है। सवाल 100% ऐसा आया है 2012 के बाद। और नेगेटिव में ध्यान देंगे, जो कालीबंगा नगर की मूलभूत विशेषता थी ना, वो विशेषता यहाँ उपलब्ध नहीं है। वो नेगेटिव में डाल देगा कि पक्की ईंटों के मकान, असत्य ये तो कहेगा। नाली व्यवस्था असत्य ही है तो कहेगा। छतें पक्की थी असत्य ही है तो कहेगा। अलंकार सीटें असत्य है। तो कालीबंगा की मूलभूत विशेषता का यहाँ अभाव है। यहाँ ग्रामीण बस्ती है, और ग्रामीण बस्ती कैसी है वो आप समझ सकते हैं अपने गाँव की कैसी होती है। अब तो गाँव में परिवर्तन हो गया खैर, लेकिन यहाँ कच्ची व सूर्य तपी ईंटों से तैयार किए गए एक मंजिल मकान थे, जिसकी छत बनाने में घास फूस का प्रयोग किया। क्लियर? बढ़े आगे। आहड़वासी जो थे ताम्र गलाना जानते थे, ताम्र गलाना जानते थे, आया ना? जानते थे। किंतु ताम्र गलाने की भट्टी नहीं मिली है। भाई हमने कैसे अनुमान लगाया? जानते थे कि नहीं? अरे बर्तन भांडे औजार हथियार तो मिले ही है, और बर्तन औजार हथियार तो तभी बना सकते हैं जब गलाना जानते होंगे। तो गलाना तो ये जानते थे, लेकिन हमें भट्टी नहीं मिली। लेकिन फिर भी वो सवाल पूछेगा आपसे, मैं नोट डाल देता हूँ कि ताम्र गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? वो पूछेगा लोह गलाने की भट्टी कहाँ से मिली है? लोह गलाने की भट्टी कहाँ से मिलेगी? एक तो यहाँ से मिली है। जोधपुरा कहाँ है? जोधपुरा कहाँ है? और सुनारी कहाँ है? क्लियर ना? और एक पूछेगा शराब बनाने की भट्टी कहाँ से मिली है? अरे पुलिस पकड़ती है वो नहीं, हम सभ्यताओं की बात कर रहे हैं। शराब बनाने की भट्टी कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है? आहड़ से। चले आगे। हम जब बात करते हैं आपकी आहड़ सभ्यता की, तो आहड़ से लाल व काले अनाज एकत्रण के मृद भांड मिले। क्या मिले हैं? जिनको आप गोरे कहते हो, कोठे कहते हो, औवरी कहते हो। समझते हैं औवरी को? समझते हैं क्या? क्या होती है औवरी? आज तो डिपार्टमेंट की उपलब्ध लोहे की। आज से 10-15 साल पहले तक सबके घर में टंकी नहीं थी, तो कोने में मिट्टी का तगड़ा सा तैयार करते थे अनाज डालने के लिए। उसे क्या कहा जाता था?
ओवरी कहा जाता है। ध्यान देना इधर एक बार, इधर ध्यान देना। आपसे पूछेगा काले मृदभांड कहां से मिले, आपसे पूछेगा लाल काले मृदभांड कहां से मिले, आपसे पूछेगा काले नीले मृदभांड कहां से मिले। जब काले मृदभांड पूछे तो काली बंका को दे देना, सोचने की आवश्यकता नहीं है। लाल काले पूछे तो और काले नीले पूछे तो इसको दे दोगे भाई, क्लियर। फिर हम बताते हैं कि आहड़ से राजस्थान में सर्वप्रथम ताम्र के बने औजार, हथियार, मन के बर्तन व क्या मिले हैं, क्या मिले। और नोट डाल देता हूं, एक ही आंगन में, एक कतार में कितने चूल्हे मिले हैं। ये चूल्हे बहुत सवाल करेंगे आपसे। हाँ, एक तो कहता है कि एक से अधिक चूल्हे कहां से मिले, प्रत्येक आंगन में काले होगा। एक ही आंगन में 6 कहां से मिले, और सर्वाधिक चूल्हे कहां से मिले, गणेश्वर। सर्वाधिक चूल्हे कहां से मिले, गणेश्वर। इस सवाल को भी देखना एक बार, ये शब्द, इस शब्द को यदि बदलकर सर्वप्रथम लिख देगा तो ये सारा सामान गणेश में चला जाएगा। सर्वप्रथम की जगह सर्वाधिक लिख देगा ना तो सारा सामान कहां चला जाएगा, कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने हुए, राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में ताम्र के बने हुए औजार, हथियार, मन के बर्तन, चूल्हे कहां से मिले, तो सर्वाधिक गणेश। और सर्वप्रथम कहां से मिले तो फिर आहड़ से स्फटिक से निर्मित अपोलो देव के चित्रांकन के सिक्के मिले। ये अपोलो कहाँ के देवता है, अपोलो कहाँ के देवता हैं, ये यूनानी देव के सिक्के यहाँ क्या कर रहे हैं, हमारे वैवाहिक संबंध वहां तक है। और एक चीज और रहेगी, क्या बता रहे थे, आवाज आएगी, बोल रहे थे, पानी का बर्तन, सुराहीदार गणेश प्रश्न, जो कपिस वर्णीय सुराहीदार बर्तन, गणेश प्रश्न। ठीक है, देखो सर ध्यान दो, आहड़ खत्म है बस। आहड़ सभ्यता से क्या मिला आपको, अब तो जोर से बोल लो। ग्रामीण बस्ती क्या अवशेष, ग्रामीण बस्ती में मकान बने हैं से। कैसे मकान है, मकानों की छत बनाने में मकानों की स्थिति कैसी है, आहड़वासी ताम्र लगाना, किंतु ताम्र लगाने की भट्टी कहां से मिली, ताम्र की, लोह गलाने की, शराब बनाने की, आहड़ से लाल व काले अनाज एकत्रण के मृदभांड मिले, जिनको आप मृदभांड भी कहते हो, बोरे भी कहते हो, कोटे और ओवरी। ये काले मृदभांड, काले लाल काले मृदभांड, काले नीले मृदभांड आहड़ से राजस्थान में सर्वप्रथम ताम्र के बने हुए औजार, हथियार, मन के बर्तन व चूल्हे सर्वाधिक मिलेंगे कहां से, पहली बार मिलेंगे कहां से, आहड़ से। एक ही आंगन में, एक कतार में 6 चूल्हे मिले। आपको पूछे कि प्रत्येक आंगन में एक से अधिक चूल्हे कहां से मिले, सर्वाधिक चूल्हे कहां से मिले, और एक ही आंगन में 6 चूल्हे मिले। आहड़ से स्फटिक निर्मित अपोलो देव के चित्रांकन के, अपोलो कहाँ का देवता, यूनानी देवता के सिक्के यहाँ क्या कर रहे हैं, व्यापारिक संबंध यूनान तक थे। और आयताकार बेलनाकार कहाँ से मिली, लेकिन
देखो प्राप्त सामग्री में लेकिन आहड़ से ग्रामीण बस्ती के आहड़ से ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले हैं। जहां कच्ची व सूर्य तपी ईंटों से निर्मित एक मंजिल मकान तथा मकानों की छत ऐसी घास फूस से तैयार की है। लाइन चेंज करो। आहड़वासी ताम्र गलाना जानते थे। आहड़वासी ताम्र गलाना जानते थे तथा किंतु यहाँ से ताम्र गलाने की भट्टी नहीं मिली। फिर ये भट्टी लिख दो। नंबर 1 ताम्र गलाने की भट्टी। ताम्र गलाने की भट्टी कहाँ से मिली आपको? जल्दी से। ताम्र गलाने की भट्टी कहाँ से मिलेगी? स्पष्ट। लोह गलाने की भट्टी। लोह गलाने की भट्टी कहाँ से मिलेगी? जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू हो गया। तो शराब बनाने की भट्टी वो बनाओ आहड़ में। यानी कि धंधा पहले चल रहा है। ब्रिटिश काल में मावड़ी प्रथा हुआ करती थी ना। हो गया भाई। आहड़ से लाल व काले अनाज एकत्रण के मर्द भांड मिले हैं। जिन्हें गोरे कोठे या ओवरी कहा गया। दिया वो लिखो उधर से तीनों मर्दभांड। काले मर्दभांड बराबर कालीबंगा। काले मर्दभांड कहां से मिले? कालीबंगा से। फिर लाल काले मर्दभांड कहां से मिले? आहड़ से। और काले नीले गणेश
आगे चले भाई, देखिए आहड़ से राजस्थान में सर्वप्रथम ताम्र के बने हुए औजार, हथियार, मन के बर्तन व चूल्हे मिले। मिल गए, नोट डाल देना। आहड़ से एक ही आंगन में एक कतार में छह चूल्हे मिले। देखो एक सवाल पूछा, उसकी डिग्री बना दी। लेकिन इसमें आहड़ से स्फटिक निर्मित अपोलो देव के चित्रांकन के सिक्के मिले हैं। जिन पर यूनानी देवता अपोलो देव का चित्रांकन मिलता है। मिल गया क्या? हाँ भाई, नोट डाल दो। आहड़ से स्फटिक व गोमेद निर्मित आयताकार मोहरें मिली हैं। वह गोमेद निर्मित आयताकार मोहरें मिली हैं।